चाहिए? आजाद हो, आप अपने जो शहादत हुई, जो वीर जवानों ने देश को आजाद कराया, उनका अपमान करो, जो मन करे वो बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित तौर पर अगर पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है तो उनके पिछले कामों को ध्यान में रख करके दिया गया है। और ये कंगना रनौत ने जो भी बयान है, सही मायनों में इसका जवाब उसी से लेना चाहिए कि उसने किन परिस्थितियों में किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये बयान दिया है। और ये बयान उसका निजी बयान है, उसका भाजपा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर उसने वो बयान दिया है तो उससे बात करनी चाहिए, उससे पूछनी चाहिए कि किस वजह से तुमने बयान दिया है, क्या ऐसी चीज तुम्हें दिखाई दी है जिससे है। और मैं हूं आपके साथ विवेक। अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। वैसे तो वो एक्ट्रेस है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपने अभिनय के बजाय अपने बयानों की वजह से ज्यादा चर्चाओं में है। उनके बयान इतने तीखे होते हैं कि उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अपने ऐसे ही विवादित बयानों की वजह से उन्हें कानूनी लड़ाई तक लड़नी पड़ रही है। हाल ही में कंगना ने कार्यक्रम में कहा है कि देश को 1947 में आजादी भीख में मिली थी, देश को असली आजादी तो साल 2014 में मिली। इस बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब कब अपने बयानों से कंगना विवादों में आई। साल 2016 में कंगना ने खुलासा किया था कि वो ऋतिक रोशन को डेट कर रही थी। फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में थे और ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया था। वहीं ऋतिक ने इन दावों को झूठा बताया था, जिसके बाद टीवी पर एक इंटरव्यू में कंगना ने और भी बातें कही थी जो लंबे सदिया तुम्हारे भी हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिसके बाद उनका वरिष्ठ नेता है, अक्सर आप डिबेटों में बैठते हैं और बीजेपी की बात रखते हैं, पर मुझे ये बता दीजिए बीजेपी अब कंगना के साथ क्या करेगी? देश के शहीदों का अपमान हुआ है, पूरे दुनिया ने देखा और थू भी हो रही है उस अदाकारा पे जो अपने आप को एक लगातार सुर्खियों में रहती है और कैसे कैसे बयानबाजी वो देती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब क्या करेगी बीजेपी सरकार? बिलाल साहब, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कानून अपना काम करेगा, उसका अपना बयान है। उस बयान को उसने क्यों दिया, कैसे दिया, किन परिस्थितियों में दिया, उसके पीछे उसकी क्या सोच थी, क्या विचारधारा थी, ये सब बात सामने आनी चाहिए, पब्लिक के सामने भी आनी चाहिए, पब्लिक को ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन मैं भाई बिलाल साहब, अभी जितेंद्र भाई ने रुचि पाठक के बारे में कहा। अगर रुचि पाठक ने कोई गलत स्टेटमेंट दी है तो कांग्रेस की तरफ से क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी? आप जो टीवी पर बैठ करके आपने कांग्रेस ने क्या उसको चैलेंज किया? अगर मतलब आप ये बताओ, आपने चैलेंज करना चाहिए था, आपने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। दूसरी बात में, कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हुए हैं, हमारे फिल्मी हीरो ने ये कहा था कि हमें हिंदुस्तान में डर लगता है। क्या आपने उस विषय पर कि कोई हमारा हिंदुस्तान का हीरो जो पूरे हिंदुस्तान में पूजा जाता हो और वो ये कहे मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है, क्या इस विषय पर क्या नहीं सर बिलाल साहब, मैं जितेंद्र जी उस विषय पर एक शब्द बोले? क्या इनकी पार्टी उस विषय पर एक शब्द बोली? मैं ये कहता हूं पार्टी के देश के खिलाफ, बिलाल साहब एक सेकंड, देश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कंगना हो, चाहे और कोई फिल्मी हीरो हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई राजनेता हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी बोलता है, देश के जहां चोट पहुंचती है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन पिक एंड चॉइस नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस भाइयों से कहता हूं, पिक एंड चॉइस के रास्ते पे जब चलते हो तो निश्चित तौर पर देश ये देख रहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। पिक एंड चॉइस, किसी को मुद्दा बना लेना, किसी को दबा देना, किसी पर चुप हो जाना, किसी का को मौन समर्थन कर देना, ये कहां की न्याय संगत बात है? उस पार्टी से जो देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है और जिसने देश पर सबसे ज्यादा समय पर शासन किया। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सर देखिए, मैं जी आपके पास आऊंगा, मैं जवाब आपसे ही लूंगा, पर अनिल सर मुझे ये बता दीजिए, जिसका आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देश में, उन्होंने सिर्फ ये कहा था, आप बयान अगर दोबारा से सुन लें, कि देश में अब डर का माहौल है। क्यों कहा था वो आप जानते हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह लगातार अपने देश के अंदर हो रही थी
और कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना हुआ था, एनआरसी को लेकर लोग सड़कों पर बैठे हुए थे 3-3 महीने से, 4-4 महीने से। उसको लेकर अगर उन्होंने कहा तो बातें बीजेपी की तरफ से आई कि देशद्रोह का मुकदमा ठोका जाए, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाए। आपने कंगना को लेकर एक बीजेपी का बयान बता दीजिए, एक बीजेपी नेता का, कार्यकर्ता का अगर आप बयान बता दें कि हाँ उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, बीजेपी सरकार कार्रवाई करेगी, कानून अपना काम करेगा। अगर आप काम करेंगे तभी कानून काम करेगा ना सर। बिलाल साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात करी है। और माओ लिंचिंग की बात करें तो 1984 से बड़ी माओ लिंचिंग नहीं हुई जिसको केंद्र सरकार का समर्थन था। राजीव गांधी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता तो कुछ हलचल होती है। कांग्रेस सरकार के समर्थन के बाद में 1984 की जो इतनी बड़ी माओ लिंचिंग हुई है, उससे बड़ी कोई माओ लिंचिंग नहीं हुई। तो निश्चित तौर पर मेरा बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, इस पर चर्चा होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को, और विशेष करके मेरे सामने मेरे जितेंद्र भाई बैठे हैं। ये पिक एंड चॉइस जो चलती है, जब पिक एंड चॉइस चलती है तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से गलत बयानबाजी होती है। मैं कंगना के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। कंगना ने किन परिस्थितियों में क्या कहा उसका जवाब कंगना को देना चाहिए, लेकिन और क्योंकि आज जो इस विषय पर एक्शन आपको लेना चाहिए ना सर। एक्शन तो आप ले, अरे सर से आपकी बीजेपी पार्टी चलती है क्या, आप मुझे बताइए। जितेंद्र जी, कंगना रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे आप? नहीं रुचि पाठक के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे आप? अरे तो रिपोर्ट तो आप भी दर्ज करा सकते हो, रिपोर्ट तो आप भी दर्ज करा सकते हो। और जिस टाइम, अरे सुनो और सुनो, आप जब रुचि पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओगे, जब रुचि पाठक के खिलाफ, अरे सर सुन तो लो, जब उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज कराओगे, कंगना रावत का एफआईआर दर्ज कराओगे, कोर्ट में केस चलेगा, वो दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे और उस पक्ष रखने पे कांग्रेस की पोल पट्टी खुलेगी, कांग्रेस की पोल पट्टी खुलेगी। हम चाहते हैं कि कांग्रेस में इस पे अपने आप स्पष्टीकरण दे, कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खुले कि कांग्रेस ने 1947 के चुनाव देश आजाद हुआ है, अंदर खाने क्या क्या समझौते करे हैं, समझौते भी देश सुनना चाहता है। आपने देश के साथ क्या क्या गद्दारी करी कांग्रेस ने, वो भी